वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम फिर से बैक एंड डेवलपमेंट पे बात करने वाले हैं। लास्ट सीरीज के अंदर मतलब लास्ट जो वीडियो गई थी वो थी ने जो एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था एक्सप्रेस.js का यूज करके यूआरएल शॉर्टनर। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आप को नोड.js एक्सप्रेस.js के बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे उस प्रोजेक्ट के थ्रू। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं मोंगोडीबी के बारे में, कैसे मोंगोडीबी काम करता है, मोंगोडीबी होता क्या है, NoSQL डेटाबेस क्या होता है और मोंगोडीबी को डाउनलोड कैसे करना है अपने सिस्टम में। अगर आप एक विंडोज वाले हो तो मैं बता दूंगा कैसे करना है, अगर आप मैक वाले हो तो मैं आपको करके दिखा दूंगा कैसे होता है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले समझना कि व्हाट इज मोंगोडीबी। देखो मोंगोडीबी क्या है। मोंगोडीबी बेसिकली एक NoSQL डेटाबेस होता है। एक एसक्यूएल और एक NoSQL डेटाबेस के अंदर होता क्या है, सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर का फर्क होता है। एज सच अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो आप एक सीक्वल NoSQL के बीच में रिलेशनशिप बना सकते हो। ठीक है, बीच में जैसे आप मोंगोस यूज कर सकते हो अगर आपको मोंगोडीबी के अंदर रिलेशनशिप बनानी है। मतलब कि अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है व्हाट इज रिलेशनशिप, कैसे ये प्राइमरी की फॉरेन की ये सब काम करते हैं, तो हम इसी वीडियो के अंदर वो समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि डेटाबेस बेसिकली होता क्या है, एक डेटाबेस का काम क्या होता है और डेटाबेस क्यों यूज होता है अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, एक डेटाबेस का काम क्या होता है या फिर एक डेटाबेस होता क्या है, हम वो समझते हैं पहले। डेटाबेस जिसके अंदर डेटा स्टोर रहेगा, सिंपल बात। अब डेटा को स्टोर करने के लिए आपने वेरिएबल्स सुने होंगे, वेरिएबल्स बनते हैं, राइट। वो हमारे प्रोग्राम के लिए होते हैं। ठीक है, मतलब कि जब तक हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है, जब तक प्रोग्राम रन कर रहा है तब तक वो वेरिएबल्स के अंदर डेटा है। जैसे अगर वो प्रोग्राम बंद हो जाता है तो आपके वेरिएबल्स के अंदर से डेटा चले जाएगा, मतलब वेरिएबल्स क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, वेनिश हो जाते हैं। बट अगर वो डेटा आप चाहते हो कि वो परसिस्ट रहे या फिर वो स्टे रहे, स्टे मतलब जमा रहे, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है डेटाबेस। और डेटाबेस को आप बहुत सिंपल नहीं ले सकते। डेटाबेस के लिए आपको DBMS सीखना पड़ेगा, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आपको डेटाबेस को अच्छे से सीखना पड़ेगा। बेसिकली डेटाबेस के अंदर हम डेटा को इतने अच्छे तरीके से हम डेटा को शो करते हैं कि वो एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बन जाता है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या सॉफ्टवेयर कह सकते हो आप। ठीक है, बेसिकली लेट्स सपोज अगर नॉर्मली अगर लेट्स सपोज हम लेट्स सपोज ये तीन को ऐसे या फिर ऐसे स्टोर कर देते हैं, बट DBMS आने के बाद हम इनको बहुत स्ट्रक्चरल वे में रिलेशनशिप बना के प्रॉपर तरीके से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, अगर आप DBMS जानते हो तो। अब अगर मैं जैसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे MongoDB की। अब MongoDB क्या है, बेसिकली MongoDB एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर डेटाबेस है वो। ठीक है, इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, DBMS बना सकते हो, मतलब कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हो। ठीक है, अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए आपको MongoDB को अच्छे से सीखना पड़ेगा। क्या क्या सीखना पड़ेगा MongoDB के अंदर। अब देखो नॉर्मली अगर हम मेरे को डेटा स्टोर करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक फाइल बनाऊंगा और फाइल के अंदर डेटा रख दूंगा, जो भी फाइल मुझे बनानी होगी, राइट। बट अगर मेरे को बहुत अच्छे तरीके से 100 यूजर्स का डेटा, बहुत सारा डेटा मुझे स्टोर करना हो तो मुझे एक मैनेजमेंट चाहिए प्रॉपरली। मैनेजमेंट क्यों चाहिए, क्योंकि देखो आगे जाके 100 यूजर नहीं है, आगे जाके 1 लाख यूजर्स भी होंगे, 2 लाख यूजर्स भी होंगे, तो आप खिचड़ी नहीं पका सकते। अब वो नहीं पका सकते तो इसलिए DBMS आता है उस रोल के लिए। देखो पुराने टाइम्स में क्या होता था, जो जब ये DBMS नहीं थे तो पुराने टाइम्स में एक्सेल ये सब यूज होता था डेटा को स्टोर करने के लिए। अगर आज भी टाइम में यूज होता है एक्सेल, बट प्रॉपर एक एप्लीकेशन के लिए एक्सेल पहले यूज होता था। आज के टाइम में यूज होता है प्रॉपर डेटाबेस, जिसको हम बोल सकते हैं DBMS सिस्टम। ठीक है, एक्सेल के अंदर अगर आपने देखा होगा, एक्सेल के अंदर डेटा होता है वो कैसे स्टोर होता है, ऐसे आप एक टेबल बनाते हो, टेबल के अंदर राइट आप डेटाबेस डेटा स्टोर कर लेते हो। अब एक दिक्कत लेट्स सपोज ये है, लेट्स सपोज ये शीट 1 है, इस शीट 1 के अंदर आपने डेटा स्टोर करा, एक शीट 2 के अंदर डेटा स्टोर करा। ठीक है, तो क्या आप एक्सेल के अंदर एक शीट से लेकर दूसरी शीट के बीच में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर इन दोनों शीट में से डेटा को निकाल सकते हो जो भी आपको चाहिए हो ना ही आप क्या बना सकते हो, रिलेशनशिप बना सकते हो। तो मेनली पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब हम एक्सेल के अंदर डेटा को स्टोर कर रहे हैं तो मैनेजमेंट नहीं है, डेटा तो स्टोर हो रहा है बट मैनेजमेंट नहीं है। अब लेट्स सपोज अगर आपने एक शीट बनाई यूजर्स की, अब आपको लेट्स सपोज 1 लाख यूजर्स करने थे स्टोर, तो आपने कर दिए, बट जब उनको फाइंड करने जाओगे तो आप क्या करोगे, एक एक करके एक एक करके एक एक करके फाइंड करोगे, है ना। और लेट्स सपोज अगर आपको क्वेरी के बेसिस पे फाइंड करना हो कि जिसका नाम हिमांशु हो, जिसकी एज 28 हो, जिसका घर यहाँ हो, जिसका ये वहां हो, तो वो क्वेरी बनाने का जो ऑप्शन होता है, फीचर होता है, वो एक डेटाबेस आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर आप इस पे फाइंड करने जाओगे तो आपको एक एक करके एक एक रो के अंदर आपको डेटा को फाइंड करना पड़ेगा, जो अगेन एक हैक्टिक थी। ठीक है, अब जब हमारी एप्लीकेशंस वेबसाइट्स इतनी हैवी बन चुकी हैं तो इनको क्या चाहिए, डेटा की जो आदान प्रदान है, मतलब कि डेटा जाएगा और डेटा जो आएगा वो चाहिए
चाहिए स्पीड में तो तभी आएगा ना जब उस डेटा को अच्छे से फाइंड कर पाओगे, स्पीडली फाइंड कर पाओगे, स्पीडली ऐड कर पाओगे। तो वो भी चीज जो है आप एक्सेल के अंदर या फिर ऐसे नॉर्मली डेटा के अंदर आप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको क्या चाहिए, डीबीएमएस ही चाहिए। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के डेटाबेसेस होते हैं, दो तरह के, ठीक है। दो तरह के कौन कौन से हैं? दो तरह के हैं, सबसे पहले एसक्यूएल और एक होता है नोएसक्यूएल। देखो एसक्यूएल के लिए, एसक्यूएल के नाम समझ आएगा आपको, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और इसका मतलब है नो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। बस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसमें लिखा है नो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बेसिकली जब हम एसक्यूएल के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं तो यहाँ पे जो डेटा है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर में स्टोर होता है। मैं बताऊंगा व्हाट इज स्ट्रक्चर हियर। और जब नोएसक्यूएल की बात करते हैं तो डेटा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। स्ट्रक्चर का यहाँ पे सिंपल मतलब है स्कीमा। अब बेसिकली लेट्स सपोज अगर आप एक यूजर का डेटा स्टोर करते हो तो यूजर के डेटा में क्या आएगा, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, रोल नंबर, और क्या क्या आ सकता है, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, रोल नंबर, और नेम, क्लास, सब्जेक्ट, रोल नंबर, और क्या आ सकता है यार एक यूजर के, लेट्स सपोज XYZ कुछ भी है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप इस डेटा को स्टोर करने जा रहे हो, आपने एसक्यूएल के अंदर भी स्टोर करना है, नोएसक्यूएल, क्योंकि दो तरह के हमारे पास डेटाबेस होते हैं। आप एसक्यूएल के अंदर करना चाहते हो, नोएसक्यूएल के अंदर करना चाहते हो तो कर सकते हो। बट जब आप एसक्यूएल के अंदर जाओगे इस डेटा को स्टोर करने, तो आपको सबसे पहले इन डेटा को स्टोर करने से पहले इन डेटा के लिए क्या बनाना पड़ेगा, स्कीमा बनाना पड़ेगा। स्कीमा मतलब कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि पहली बात तो क्या क्या डेटा आने वाला है। जैसे कि एक यूजर का नेम आएगा, एक यूजर का क्लास आएगा, एक यूजर का सब्जेक्ट आएगा, एक यूजर का रोल नंबर आएगा, एक यूजर का XYZ आएगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज डिफाइन करनी पड़ेगी एसक्यूएल के अंदर। बट अगर आप जाओगे नोएसक्यूएल के अंदर तो आपको कुछ भी डिफाइन नहीं करना, आप सिर्फ डेटा उठाओ और डाल दो, सिंपल। अब जैसे कि अगर मैं एक सीक्वल की बात करता हूं, उसके अंदर आप यूजर को स्टोर कर रहे हो एक स्कीमा बना के, तो अब जितने भी यूजर्स आएंगे ना, उन सबके यूजर्स का डेटा इसी स्कीमा को फॉलो करके आएगा तो ही स्टोर होगा, नहीं तो नहीं स्टोर होगा। ये होता है एसक्यूएल में। बट अगर मैं नोएसक्यूएल की बात करूं, जैसे मैंने बताया कि अगर एक यूजर 1 का जो डेटा है वो ऐसा है, और एक यूजर 2 का डेटा ऐसा है, और एक यूजर 3 का डेटा ऐसा है, तो इसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख लो ना आप, स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसे कोई दिक्कत नहीं है। आप लेट्स सपोज नेम, यूजर 1 में आपने नेम लिखा है, यूजर 2 के अंदर आपने फुल नेम लिखा है, और यूजर 3 के अंदर आपने फुल नेम लिखा है, तब भी इसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर आप मैनेज कर रहे हो तो भी ठीक है, नहीं कर रहे हो तो भी ठीक है। ये है नोएसक्यूएल के अंदर। बट अगर यूजर की बात की जाए, सॉरी एसक्यूएल की बात की जाए, तो वहां पे आपको स्कीमा के साथ चलना पड़ेगा। स्कीमा मतलब कि जो भी आप डेटा स्टोर करने जा रहे हो उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप काम कर रहे हो एसक्यूएल के साथ, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ एसक्यूएल नोएसक्यूएल। तो बेसिकली जो वीडियो है ये हमारी नोएसक्यूएल के ऊपर है, ठीक है। तो बेसिकली नोएसक्यूएल मतलब कि नो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। नो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बहुत सिंपल सी है। देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। अब नोएसक्यूएल काम कैसे करता है, एसक्यूएल कैसे काम करता है, देखो मैंने आपको बता तो दिया है कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, नो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। ये काम कैसे करता है वो आप एसक्यूएल की एक वीडियो देख लेना, कोई भी यूट्यूब पे मिल जाएगी। बट मैं नोएसक्यूएल कैसे काम करता है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। नोएसक्यूएल एज आई टोल्ड यू, ये क्या है, नो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मैं आपको बहुत पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यही होता है। इसके अलावा भी देखो यहाँ पे नोएसक्यूएल जो है नो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है नो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, मैं आपको बहुत पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ कि नोएसक्यूएल काम कैसे करता है। सबसे पहला चीज, देयर इज नो स्ट्रक्चर, पॉइंट आ गया समझ, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है नो रिलेशनशिप एज वेल। हम इस पॉइंट को बहुत बारीकी से समझेंगे कि नो रिलेशनशिप होता क्या है, व्हाट इज नो रिलेशनशिप मींस हियर। लेट्स सपोज अगर आप एक यहाँ पे डेटा स्टोर कर रहे हो, ठीक है, और एक आपने यहाँ डेटा स्टोर करा, जैसे कि आपने यहाँ पे स्टोर करा यूजर्स, सॉरी लेट्स सपोज आपने स्टोर करा, यहाँ पे आप स्टोर कर रहे हो स्टूडेंट को, यहाँ पे आप स्टोर कर रहे हो स्टूडेंट को, और यहाँ पे आप स्टोर कर रहे हो स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स जो जो हो सकते हैं। लेट्स सपोज सब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, सब्जेक्ट हो सकते हैं एक तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, राइट, ऐसे सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो आप कैसे स्टोर करोगे, एक उनकी आईडी बना दोगे, सब्जेक्ट आईडी, और सब्जेक्ट के नेम लिख दोगे। जैसे सब्जेक्ट आईडी 1 हो गया लेट्स सपोज हिंदी, और सेकंड है इंग्लिश, ठीक है। ये दो सब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे आपको स्टोर करना था, देखो आप डेटा स्टोर करना चाहते हो आप स्टूडेंट का, जिसमें 1 है, दूसरा आपको सब्जेक्ट स्टोर करना है, और यहाँ पे उसका नेम स्टोर करना है स्टूडेंट का। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, जैसे आईडी तो 1 लिखोगे, स्टूडेंट आईडी 2। अब रेदर देन आप क्या करो, इनका नाम लिखो सब्जेक्ट का बार बार, ठीक है, या फिर सब्जेक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन आपको लगानी है। जैसे आईडी तो नेम हो गया, उसके बाद लेट्स सपोज एक सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स कितने मिल रहे हैं, इस सब्जेक्ट के लेट्स सपोज इसके 100 हैं और इसके मैक्सिमम 200 मार्क्स हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल कर चुके हैं, जैसे इसमें 12, लेट्स सपोज इसमें क्या है 13 है। तो अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट के अंदर नए कॉलम्स ऐड करने पड़ेंगे। रेदर देन अगर आपको ये चीज नहीं करनी तो आप क्या बनाओ, एक रिलेशनशिप बना दो कि भाई इसकी आईडी उठा के यहाँ स्टोर कर दो कि नेम हिमांशु ने एनरोल कर दिया हिंदी वाले के अंदर, जिसका मैक्सिमम थे 100 नंबर, और उसके अंदर कितने स्टूडेंट्स और एनरोल कर सकते हैं वो भी इसके अंदर डेटा है। अब रेदर देन कि वो कॉलम्स आप
आपको यहाँ ऐड करने पड़े, आपने सिंपली उसकी आईडी उठा के यहाँ लगा दी, तो उससे हुआ क्या कि आईडी के बेसिस पे आप फाइंड कर लोगे कि भाई हिमांशु ने किस सब्जेक्ट के अंदर एनरोल करा है, ठीक है, और उसके बैक से मार्क्स कितने और अभी करंट कितनी एनरोलमेंट्स आ चुकी है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक यहाँ पे जो डेटा स्टोर है और जो यहाँ पे डेटा स्टोर है, दो टेबल के अंदर, टेबल 1 और टेबल 2, इनके अंदर क्या आ रही है, रिलेशनशिप आ रही है, ठीक है। आप यहाँ से डेटा उठा के यहाँ पे स्टोर कर पा रहे हो जस्ट यूजिंग दैट आईडी ऑफ दिस टेबल, है ना। अब ये जो चीज होती है ये हो सकती है एसक्यूएल के अंदर, बट अगर आप नो सीक्वल के अंदर करने जाओगे तो ये चीज आपकी नहीं होगी। बट टेक्निकली हो भी सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। दो कलेक्शन के बीच में रिलेशनशिप बनाना हो सकती है, बट ये तभी केस में होगी अगर आप ये जो नो सीक्वल डेटाबेस है एक सर्वर के साथ जोड़ के यूज कर रहे हो, क्योंकि सर्वर क्या करता है, ऐसी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज करता है, लाइब्रेरीज को यूज करेगा। जैसे कि अगर आप एक्सप्रेस के अंदर कर रहे हो काम, तो एक्सप्रेस के अंदर वो मोंगूस को यूज करेगा, और मोंगूस का यूज करके आप जो रिलेशनशिप एसक्यूएल के अंदर देख रहे थे ये आप नो सीक्वल के अंदर बना सकते हो सकती है। बट अगर मैं डेटाबेस लेवल पे बात करूं, सिर्फ डेटाबेस लेवल पे सिर्फ एसक्यूएल बना सकते हैं रिलेशनशिप, और नो सीक्वल नहीं बना सकता। बट अगर एक सर्वर और डेटाबेस के लेवल पे बात करूं, सर्वर की बातों को जोड़ के अगर मैं बात कर रहा हूं, तो सर्वर मल्टीपल लाइब्रेरीज को यूज करके ये रिलेशनशिप यहाँ पर डेवलप करा सकता है अगर सर्वर चाहे तो टेक्निकली एक स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप वाला तो डेटाबेस नहीं है नो सीक्वल, बट सर्वर के साथ यूज करके रिलेशनशिप बनाना शुरू कर सकता है। ये होता है रो फॉर्मेट में, मैंने आपको समझा दिया कि नो सीक्वल काम कैसे कर रहा है, क्या होता है क्या नहीं होता है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा कि नो सीक्वल को, या फिर आप जाके सिंपली डाउनलोड कर सकते हो, ऐसे कोई बड़ी चीज नहीं है डाउनलोड करना, इसमें कोई एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। आप चाहिए डाउनलोड करने के लिए समझे कहाँ से डाउनलोड कर सकते, बहुत सारी वीडियोज हैं, एक एक्स्ट्रा 10 मिनट मैं बर्बाद करूंगा, आप 10 मिनट, बहुत सारी वीडियोस हैं, आप देख सकते हो। हाउ टू डाउनलोड नो सीक्वल, हाउ टू डाउनलोड एसक्यूएल, ठीक है। बेसिकली आपको सीखना है कि कैसे मोंगोडीबी डाउनलोड करते हैं। आप चैट जीपीटी पे जाओगे, चैट जीपीटी आपको बता देगा, बहुत बड़ी चीज, कोई बड़ी चीज नहीं है एसक्यूएल को डाउनलोड करके रखना, ठीक है। तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो नो सीक्वल कैसे डाउनलोड करना है। सेकंड चीज मैंने आपको समझा दिया कि नो सीक्वल डेटाबेस काम कैसे करता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नो सीक्वल डेटाबेस के अंदर क्वेरीज लिखना शुरू करेंगे, मतलब कि डीबीएमएस करना शुरू करेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना शुरू करेंगे, डीबीएमएस करना शुरू करेंगे। ओके, फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो नाउ। ओके, सो टिल देन बाय बाय। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट कि सीक्वल नो सीक्वल के अंदर डिफरेंस क्या है। बेसिक पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। ज्यादा टेक्निकल घुसना है तो कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरेटिकल जाके पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी कोई क्वेश्चन है तो आप जाइए वीडियो के नीचे, वहां पे जाके आप कमेंट पास कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके देन, नाउ मीट्स द नेक्स्ट वीडियो।